हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का आज दूसरा वीडियो है। इसके पहले इस टॉपिक पर एक वीडियो और बनाया जा चुका है। आप सभी उस वीडियो को जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें अपन सबसे पहले ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखे थे कि किस तरीके से ये इक्वेशन के प्रारूप होते हैं, पैटर्न होते हैं, और इनको सॉल्व करने के दो मेथड्स में से एक मेथड अपन ने पिछले वीडियो में देखा था, और वही मेथड आज भी इस वीडियो में अपन देखेंगे। ठीक है। और जो दूसरा मेथड है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप कहेंगे कि सर, पिछले वीडियो में जब आपने पहला मेथड बताया था तो आज और क्या नया है? तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात है जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में नहीं बता पाया था, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना करके उस बात को जरूर आपके समक्ष रखना चाहिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, और हम उस पे बेस्ड कुछ सवाल भी यहाँ पे रखें ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इक्वेशंस को, उसका पैटर्न क्या होता है वो देखते हैं कि इनको हम कहते हैं ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट नोट क्या कहता है उसको समझ लेते हैं, और फिर देखते हैं इन सवालों को। फिर इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड है, जिसको अपन डिफरेंशिएशन मेथड कहते हैं, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए अभी हम एलिमिनेशन मेथड की मदद से ही इन सवालों को बनाएंगे। ठीक है। जो हमारा पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, उसी की मदद से इन सवालों को बनाएंगे। परंतु एक खास बात है, और वो खास बात क्या है जिसके लिए वीडियो बनाया गया है, वो खास बात आप लोग यहाँ पे देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही सरल है, और बहुत ही सरल है, बहुत सरल है। तो चलिए, ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस अर्थात साधारण युगपत अवकल समीकरण। आप सभी को पता होगा कि इस टाइप के समीकरण इस पैटर्न में होते हैं। f1 डी एक्स प्लस f2 डी वाई बराबर t1, g1 डी एक्स प्लस g2 डी वाई बराबर t2। ये t1 और t2 t के फंक्शंस हैं। ठीक है। अब सुनिए, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है भाई। एलिमिनेशन मेथड में अपन किसी एक वेरिएबल को वहां से हटाते हैं। यहाँ पे मेन हमारे पास जो है दो वेरिएबल x और y हैं। ठीक है। तो किसी एक वेरिएबल को हटाने का काम करते हैं ताकि हमारा काम सरल हो जाए। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पहले मिल जाए, फिर हम उस वेरिएबल की मदद से फिर दूसरे वेरिएबल की मदद मतलब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। तो बहुत ही सरल है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। ये इक्वेशंस जो है वैसे ही सॉल्व होते हैं जैसे आपने स्कूल की कक्षाओं में एल्जेब्रिक इक्वेशंस का जब कपल दिया होता था, यानी साइमल्टेनियस एल्जेब्रिक इक्वेशंस जब आपको दिया होता था, तब आप सॉल्व करते थे ना। बिल्कुल वैसे ही इनको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 3x प्लस 2y इक्वल 5, 2x प्लस 3y इक्वल 7। तो आप ही बताइए आप इनको कैसे सॉल्व करते थे। जैसे मान लीजिए मेरे को किसी एक को पहले एलिमिनेट करना है, मान लो मेरे को x को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ कितना दिख रहा है 3। तो इस इक्वेशन में हम 3 का इंटू कर देते थे ताकि 3 दूनी 6x हो जाए। और यहाँ कितना है 2, तो 2 का इंटू करते थे ताकि वो 2 दिए 6x हो जाए। तो देखो 6x हो जाने के बाद कट जाएगा, तो एक वेरिएबल गायब हो गया, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आसानी से आ सकती है। तो बस यही तो फंडा यहाँ पे भी लगाना है। अब यहाँ पे मेरे को जैसे मान लो x को एलिमिनेट करना है, तो पहले मैं देखूंगा यहाँ f1d दिख रहा है और यहाँ g1d दिख रहा है। तो यहाँ इस इक्वेशन में g1d का गुणा कर दूंगा और यहाँ f1d का गुणा कर दूंगा ताकि f1d g1d दोनों में आ जाए। ठीक है। देखो ये यहाँ है, यहाँ नहीं है, और ये चीज यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो जो जहां नहीं है उसका वहां गुणा कर दो तो वो वहां आ जाएगा, और इस तरह से दोनों इक्वेशन में x के गुणांक बराबर हो जाएंगे और घटाने पर कट जाएंगे। सिंपल सा फंडा है। जिस तरीके से आप ये जो इक्वेशंस हैं आप इनको जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही इनको सॉल्व करने, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है। परंतु अपने को खास कौन सी बात ध्यान रखनी है वो सुनिए अब। ठीक है दोस्तों, खास बात कौन सी ध्यान रखनी है। अच्छा, एक और बात, जरूरी नहीं कि अपन x को ही एलिमिनेट करके बनाए। आपकी इच्छा है तो आप पहले y को एलिमिनेट कर लो। x x को एलिमिनेट करने की इच्छा है तो x को एलिमिनेट कर लो, जो आपकी इच्छा। ठीक है।
तो जिसको आपको एलिमिनेट करना होता है उसके कोफिशिएंट्स को बराबर करके फिर घटा देना होता है ताकि वो घट के कट जाए। बहुत ही सरल सी बात है, ठीक है। अगर विपरीत चिन्ह वाले हैं तो जोड़ देना पड़ता है ताकि प्लस माइनस कट जाए। तो जैसा भी है अपनी समझदारी के अनुसार आप उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको सरलता के लिए बतला दिया गया कि ये वैसे ही सॉल्व होते हैं जैसे आप बचपन में जब आप स्कूल में समीकरण पढ़ते थे तो वैसे ही सॉल्व होते हैं। परंतु खास बात क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, जब इक्वेशन 1 और 2 का आप जनरल सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे तो उस जनरल सॉल्यूशन में द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, ठीक है, कितने होने चाहिए, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इज इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ डी इन, मतलब हाँ, डिग्री ऑफ डी इन द डिटर्मिनेंट इतना। यानी कि क्या कह रहा है कि जब आप इक्वेशन 1 और 2 का जनरल सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे, यानी कि जब आप x की वैल्यू, y की वैल्यू ये जब प्राप्त करेंगे तो उस सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, इस डिटर्मिनेंट में, यानी इस डिटर्मिनेंट को जब अपन सॉल्व करेंगे तो एक पॉलिनोमियल बनेगा, एक डी में एक पॉलिनोमियल बनेगा। तो उस पॉलिनोमियल में जो डी की डिग्री रहेगी, ठीक है, उसके बराबर होना चाहिए द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, मैं एक बुक से एक एग्जांपल देख लेता हूं, ठीक है। आप इनमें भी वो बात चेक कर सकते हैं, परंतु मैं एक अच्छा वाला एग्जांपल देख रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से उसको मैं समझा सकूं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है d माइनस 1x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, ठीक है, और नीचे लिखा है, चलो मान लो -3x प्लस d माइनस 3y बराबर 0, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे f1d कितना दिख रहा है, तो d माइनस 1 दिख रहा है, f2d कितना दिख रहा है, तो यहाँ 2 दिख रहा है, ठीक है ना। आप तुलना कर लो, हर एक चीज को आप तुलना कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगा। आप डिटरमिनेंट तैयार कर लो। चलो, तो यहाँ f1d की जगह यहाँ पे d माइनस 1 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे f2d की जगह 2 दिख रहा है, ठीक है। g1d की जगह यहाँ पे कौन दिख रहा है, x का जो गुणांक है यहाँ नीचे में वो g1d है, वो है -3, ठीक है। g2d कितना दिख रहा है, तो g2d आप देख लो d माइनस 3 दिख रहा है, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, तिर्य गुणा करो, तो ये हो जाएगा आपका d माइनस 1, d माइनस 3, और माइनस करके अपन इसको इससे गुणा करते हैं, परंतु ये -3 गुणित 2 -6, तो माइनस माइनस प्लस 6, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर -3d माइनस डी यानी -4d, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 एकम 3 6 9, ठीक। अब ये देखो, ये जो पॉलिनोमियल आपको मिला है, डी में एक पॉलिनोमियल जो मिला है, यहाँ पे डी की जो अधिकतम घात रहेगी वही इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। यहाँ पे डिग्री कितनी दिख रही है, 2, ठीक है, ठीक है। यही लिखा है यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ डी इन द डिटरमिनेंट, यानी कि डी की जो यहाँ पे अधिकतम घात है उसी को अपन डिग्री बोल रहे हैं, और कितनी मिल रही है यहाँ पे, 2 मिल रही है। और समझ जाइए कि जब आप इसका जनरल सॉल्यूशन तैयार करोगे तो उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जो होंगे उनकी संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। बस यही बात ये नोट कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जब आप इस इक्वेशंस, ये जो कपल ऑफ इक्वेशंस आपको दिए हैं, जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपको दिए हैं, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स अर्थात स्वेच्छ अचरों की संख्या उतनी ही होगी जितनी की इस डिटरमिनेंट में डी की अधिकतम घात होती है, ठीक है, जिसको कि इस पॉलिनोमियल के अपन डिग्री भी कहते हैं। तो कितनी है, 2 है, तो समझ जाइए 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होने चाहिए। यदि उतनी ही संख्या में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, जैसे यहाँ पे डिग्री 2 मिल रही है तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होने चाहिए। अगर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो अपने को कुछ उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे मान लो उससे ज्यादा कांस्टेंट मिल गए तो किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू को अपने को दूसरे कांस्टेंट के टर्म्स में निकालना पड़ता है। तो ऐसा बहुत रेयर आपको ऐसा कोई सवाल मिलेगा जिसमें ये व्यवस्था करनी पड़ती है, बाकी सब में आपको लगभग लगभग उतना ही मिलेगा। तो इसलिए ये जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी याददाश्त में होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो चलिए अब हम सवालों को सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मुझे बस आपको यही खास बात बतलानी थी, और बहुत ही सरल सी बात है,
समीकरणों को हल करना कितना आसान है ये तो आप जानते ही हैं। तो इन दोनों सवालों को अब हम हल कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से ही हल करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएशन मेथड देखेंगे। कहीं पर भी डाउट होगा दोस्तों तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। यहाँ पे खास बात क्या है कि भाई इस डिटर्मिनेंट को, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को अपन ने वैसे तो डेल्टा नाम दिया है, और खास बात यह है कि यहाँ पे लिखा है ना प्रोवाइडेड डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला सवाल अपन सॉल्व करते हैं। देखिए आप सभी यहाँ पे ऑपरेटर डी की मदद से हम इन समीकरणों को किस तरह से लिख सकते हैं। यदि हम डी बाई डी टी को डी कहें, ठीक है, डी बाई डी टी को यदि हम डी कहें तो इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स प्लस ओमेगा वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और साथ में इसको अपन लिखेंगे, देखो x के नीचे x वाला लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे माइनस ओमेगा एक्स को मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। और प्लस यहाँ पे डी बाई डी टी को अपन डी बोले हैं तो डी वाई हो जाएगा, ये कुछ इस तरह। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिए। डी बाई डी टी को अपन डी बोले हैं तो डी एक्स हो गया प्लस ओमेगा वाई बराबर जीरो, और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा एक्स प्लस डी वाई बराबर जीरो, ठीक है। आप सुनिए नियम हमारा क्या कहता है कि भाई आप यहाँ पे आपकी इच्छा अनुसार आप चाहो तो x को एलिमिनेट करो पहले, चाहो तो पहले y को एलिमिनेट करो, जो आपको अच्छा लगे। चलिए मान लीजिए कि मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो भैया y को एलिमिनेट करने के लिए y के गुणांकों को पहले बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे y के साथ कौन है, ओमेगा, यहाँ पे y के साथ कौन है, d, क्या बराबर है क्या, नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको d से ऑपरेट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि d से गुणा करने पर, अपन d से गुणा नहीं कर, d तो एक ऑपरेटर है ना, तो d से गुणा नहीं करना है, वो तो उसका अर्थ नहीं है। d से गुणा मतलब ये एक अर्थहीन चीज हो जाएगा, क्योंकि d एक ऑपरेटर है। तो हमको ऐसा कहने के बजाय कि d से गुणा करने पर, है ना भाई, हमको क्या क्या कहना चाहिए, हम कहेंगे कि d से ऑपरेट करने पर, क्योंकि d एक ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, अवकल संकारक है, ठीक है। इसलिए अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, d से ऑपरेट करने पर। तो क्यों हम यहाँ पे d से ऑपरेट करना चाहते हैं, क्योंकि नीचे y के साथ d है, इसलिए हम यहाँ पे d से ऑपरेट करेंगे। परंतु ऊपर में y के साथ कौन है, ओमेगा है, नीचे में y के साथ ओमेगा नहीं है, तो यहाँ पर हम ओमेगा से गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो कहाँ गुणा शब्द का इस्तेमाल करना है, कहाँ ऑपरेट शब्द का इस्तेमाल करना है, इसको आप अच्छे से जान लो। जब भी आप डी का कुछ काम कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि ऑपरेट कर रहे हैं, डी से ऑपरेट कर रहे हो, कि डी स्क्वायर से, कि डी माइनस वन या डी माइनस टू, जो भी है। परंतु जब आप कोई नंबर बोलेंगे तो आप उसको गुणा बोलेंगे, ठीक है। कोई संख्या है, कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है, ठीक है, कोई वेरिएबल है, जैसे हम लोग x का गुणा करते हैं, y का गुणा करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप ऑपरेटर का काम कर रहे हो तो आप ऑपरेट करने पर बोलो, है ना भाई, ऑपरेट करने पर। तो यहाँ हम d का ऑपरेट करते हैं या d को ऑपरेट करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ओमेगा का गुणा करते हैं। तो बताइए समीकरण का रूप किस तरह से बदल जाएगा। चलिए d से इसको ऑपरेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, d तो पहले से है तो डी स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा डी वाई बराबर जीरो, और यहाँ ओमेगा से गुणा करो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा डी वाई बराबर जीरो। अब घटा दो इसको, अपन इक्वेशन 2 1 2 3 4 बोल देते हैं, और घटाने से क्या हो जाएगा बताइए, इक्वेशन 3 माइनस 4। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि देखो इनके चिन्ह समान है, तो चिन्ह समान है तो घटाने पर कट जाएंगे। अगर चिन्ह अलग अलग होते, एक प्लस एक माइनस होता है, तो जोड़ने पर प्लस माइनस कट जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो एलिमिनेट करना है हमको, तो घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या होगा बताओ, ठीक है ना, बाई इक्वेशन 3 माइनस 4, तो डी स्क्वायर एक्स, और चूंकि अपन घटा रहे हैं तो पहले से हम माइनस लगाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये घट के कट जाएगा, बराबर जीरो हो गया। एक्स एक्स कॉमन ले रहा हूं तो मैं डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर,
और ब्रैकेट के बाहर आएगा x, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, कितना सरल है बताओ। बराबर के उस पर शून्य, इसका मतलब यहाँ पे पी आई तो नहीं निकलेगा, केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा और वही इस हिस्से का हल हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण हल निकालना है आपको तो x का मान तो निकालना ही है, फिर y का मान भी निकालना है। तो x और y के मान अगर आप दोनों निकाल लेते हैं तब हम कहेंगे कि हाँ हमने पूर्ण हल ज्ञात कर लिया दिए हुए समीकरण का, जो कि समीकरण की जो जोड़ी है उसका हमने जनरल सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया, हम ऐसा कहेंगे जब आप x और y दोनों की वैल्यू निकाल लें तब, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा बताइए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए डी के स्थान पर m रख करके अपन सॉल्व करते हैं। तो m की वैल्यू यहाँ से आएगी दोस्तों, कितनी आएगी बताइए। ओमेगा स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, वर्गमूल लोगे तो भैया माइनस में वर्गमूल, माइनस का वर्गमूल लग रहा है मतलब आई के फॉर्म में मिलेगा, यानी काल्पनिक संख्या के रूप में मिलेगा। यहाँ पे ये मिलेगा प्लस माइनस आई ओमेगा, ठीक है। तो ये एक ऐसी सम्मिश्र संख्या है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट जीरो है, ठीक। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो रियल पार्ट जब जीरो मिले तो ऐसी स्थिति में आपका जो यहाँ पर इतने हिस्से का, ठीक है ध्यान रखिए, इतने हिस्से का जो जनरल सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, x इज इक्वल्स टू, आप अपन कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट ले लो C1 C2 या ए बी जो भी आप ले लो। तो जल्दी चलिए मैं यहाँ पे ए बी ले लेता हूँ, ठीक है। ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। ध्यान रहे यहाँ पर टी जो है वो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में दिख रहे हैं, ठीक है। इस बात को जरा आप ध्यान रखें। और एक्स और वाई जो है वो टी पर डिपेंड है, इसलिए ये जो जनरल सॉल्यूशन लिखने का जो तरीका है, ठीक है, यहाँ पे इसको हम जनरल सॉल्यूशन इतने हिस्से का ना, इतने हिस्से का इसको जनरल सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो बराबर के उस पर क्या है, जीरो है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल तो यहाँ निकलेगा नहीं। अगर बराबर के उस पर कुछ कुछ रहता तो अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालते, फिर ये जो आया हुआ है ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को निकाल करके जोड़ते, तब जाकर के जो बनता उसको बोलते कि इस समीकरण का जनरल सॉल्यूशन तैयार हो गया। परंतु बराबर के उस पर शून्य है, इसका मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा नहीं, इसका मतलब जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तैयार किया है वही इसका अभिष्ट हल है, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पे क्या है दोस्तों, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, आप C1 C2 भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे वास्तविक भाग शून्य के बजाय कोई दूसरा होता, यानी कोई अशून्य संख्या होती, तो साथ में इसमें ब्रैकेट लगाकर बाजू में e की घात उतना, जैसे मान लो 2 होता तो 2t, 3 होता तो 3t, इस तरीके से लिखते हैं। और ये सब लिखने का नियम सब पहले अपन इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आप सभी वो पुराने वीडियोस जरूर देखिएगा। चलिए x का मान आ गया ना, अब y का मान लाने के लिए आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समीकरण का चुनाव कर लो, जो समीकरण आपको ज्यादा अच्छा लगता है आप उस समीकरण को देख लो। तो मैं तो कहता हूं कि समीकरण 1 से y का मान निकालना ज्यादा आसान है। कैसे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो ना समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे, क्या करना होगा, dx को आप पलटाएंगे तो हो जाएगा माइनस dx, और उसके बाद y के साथ ओमेगा है तो y को अकेला रखने के लिए ओमेगा को पलटाना पड़ेगा, तो ये देखिए पलटा दिया। मतलब आपको क्या करना है, x की वैल्यू जो आई आपके पास, अब देखो y की वैल्यू कैसे आ रही है, ध्यान से देखिएगा, -1 ओमेगा डी, और x का मान रख रहा हूं मैं a cos ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी, -1 ओमेगा। चलिए अब आप इसको, d का मतलब क्या होता है, अवकलन, अवकलन कीजिए t के सापेक्ष, क्योंकि d हमने किसको कहा है, d बाई डी टी को कहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये d बाई डी टी है, मतलब इनका t के सापेक्ष अपने को क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ हो जाएगा a, और cos ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, परंतु t का गुणांक ओमेगा सामने आएगा। यहाँ पे क्या होता है बताइए, ये b, फिर साइन ओमेगा टी का होगा cos ओमेगा टी, परंतु t का गुणांक सामने आएगा इस तरीके से। ओमेगा ओमेगा कॉमन निकल के इस ओमेगा के साथ कट जाएगा, और माइनस माइनस कॉमन निकल के इसको प्लस कर लो, तो a
ओमेगा तो आप कॉमन निकाल चुके हो, तो ए साइन ओमेगा टी माइनस, क्योंकि माइनस माइनस कॉमन निकले तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस बी कॉस ओमेगा टी, और ये y की वैल्यू आ गई। तो ये x और y दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यही दोनों मिल करके दिए हुए युगपत अवकल समीकरण का अभिष्ट हल प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इसमें आप चेक कर लीजिए, ये वाली बात चेक कर लीजिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जो हैं, क्या वो इस डिटर्मिनेंट में डी की डिग्री के बराबर है, यानी कि डी के अधिकतम घात के बराबर है कि नहीं है, चेक कर लो। तो पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो भला, चलो कितना आएगा यहाँ पे चेक करो। F1D, F2D, G1D, G2D कितना कितना है, देखो इसको इससे कंपेयर कर लो, सब कुछ पता चल जाएगा। F1D कौन है, जो x के साथ है, यहाँ पे कौन है, D है, तो ये D लिखता हूं मैं। ठीक है, F2D कौन है, जो y के साथ है, तो ओमेगा लिखता हूं मैं। ठीक है, फिर G1D कौन है, जो नीचे x के साथ है, दूसरे समीकरण में जो x के साथ है, तो माइनस ओमेगा है। और फिर इधर G2D कौन है, D है। मतलब सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं आप सभी को पता होगा, इसको इससे गुणा करके फिर माइनस करके इसको इससे गुणा करते हैं, तो डी स्क्वायर माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे आपको डी की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, तो कितनी दिख रही है, 2। तो देख लो यहाँ पे जो आपको जनरल सॉल्यूशंस प्राप्त हुए हैं उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स 2 हैं, ए और बी, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, ए और बी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स दिख रहा है। कहीं पर भी डाउट है तो पूछ लीजिए। तो हमारा यहाँ पे जो हिसाब किताब है वो ठीक बैठा है कि हाँ, इस डिटर्मिनेंट में जो डी की डिग्री मिली है अर्थात डी की जो अधिकतम घात मिली है, उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हमको जनरल सॉल्यूशन में मिल रहे हैं, अर्थात यही अभिष्ट हमारा जनरल सॉल्यूशन तैयार हुआ है। ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो यहाँ पे जो डी की जितनी डिग्री दिख रही है, ठीक है, उतने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आपको एक्स वाले सॉल्यूशन में दिखाई दे रहे हैं, वाई में नहीं दिखाई दे रहे हैं, या वाई में दिखाई दे रहे हैं, एक्स में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मान लो किसी में ज्यादा नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना उसकी वैल्यू आपको अदर कांस्टेंट्स के टर्म्स में निकालनी होती है, फिर आप उसको अरेंज करके लिख सकते हैं। तो बहुत सरल पड़ता है, कुछ भी ज्यादा उसमें हेडेक वाला काम नहीं है, बहुत ईजी है। तो दोस्तों ये वाला समीकरण जो है वो सॉल्व हो गया। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं जिसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है। यही काम करना है हमको, यही डिटर्मिनेंट निकाल करके अपने को डी के डिग्री चेक करनी है। ठीक है, चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पर जो अगला समीकरण लिखा है d+1, एक काम करता हूँ समीकरण वहीं से वही लिखा है समझ जाओ, ठीक है, उसको दोबारा नहीं लिखता हूँ। चलो ये समीकरण लिखा है। अब आप बताइए, चलिए अगर हम इसका जनरल सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स अर्थात स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर बहुत ही सरल सा काम है, आप ये डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो और उसमें देख लो डी की अधिकतम घात कितनी मिल रही है, उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स मिलेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। तो भैया डिटरमिनेंट अब मैं निकाल रहा हूँ, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा इधर d+1, ठीक है, तुलना कर लो आप वहां से इसको, फिर ये d-1, इधर मिलेगा डी स्क्वायर प्लस d+1 और d² - d+1। ठीक है, चलिए direct गुणा करेंगे, d+1 d² - d+1 फिर -d-1 d² + d-+1। वास्तव में ये फॉर्मूला होता है दोस्तों d³ + 1 का, और फिर ये फॉर्मूला होता है d³ - 1 का। तो आप देखेंगे d³+1 - d³+1, तो d³ कटेगा और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। अरे अपन ने जो डिटर्मिनेंट निकाला, अपन ने जो सारणिक सॉल्व किया, जो डेल्टा का मान निकाला, वो तो उसमें तो डी का नामो निशान हट गया। मिल कितना रहा है, 2, मतलब एक नंबर के रूप में मिल रहा है, एक कांस्टेंट के रूप में मिल रहा है। डी का नामो निशान हट गया। अगर डी वाली कोई चीज मिली होती, डी के टर्म्स में कोई पॉलिनोमियल अपने को मिला होता, तो डी की अधिकतम घात अपन चेक करते,
यहाँ तो डी ही घट गया, इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे सर यहाँ पे आप डी का डिग्री बताओ, तो डी का डिग्री 0। यूं समझिए कि यहाँ पे डी है ही नहीं, तो डी की घात 0 मान लो, सीधी सी बात है। तो ये कितने डिग्री वाला मिल रहा है अपने को? 0 डिग्री वाला मिल रहा है। इसका मतलब क्या है 0 डिग्री? इसका मतलब क्या है कि जब आप इसका जनरल सॉल्यूशन तैयार करेंगे दोस्तों, तो उस जनरल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की संख्या भी 0 रहेगी, अर्थात कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स नहीं रहेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो चलिए उसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले आप बताइए कि मान लीजिए अगर मेरे को यहाँ पे y को एलिमिनेट करना है तो मुझे क्या करना होगा? तो आप कहेंगे सर अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो y के गुणांकों को आपको बराबर करना होगा। जैसे यहाँ पे d-1 दिख रहा है, यहाँ d² माइनस d+1 दिख रहा है, तो क्या करना होगा? इस पूरे समीकरण में मैं गुणा करूंगा, सॉरी गुणा करूंगा नहीं, ये गुणा करूंगा, ये भूल से हो गया। मुझे क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? ऑपरेट कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? ऑपरेट। ठीक है, किस चीज को ऑपरेट कर रहे हैं? d² माइनस d+1 को ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ है तो वो वहां भी हो जाएगा, और d-1 वहां है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ लाने के लिए इसमें अपन d-1 से ऑपरेट कर रहे हैं। ऑपरेट ऑपरेट ऑपरेट। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब जब आप ऑपरेट करेंगे तो मुझे बताइए क्या मिलेगा, क्या बचेगा, क्या कटेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलो इसको मैं बने रहने देता हूं। जो जब आप इनको ऑपरेट करेंगे, फिर जब आप घटाएंगे तो देखो ये चीज यहाँ भी आएगी, ये चीज यहाँ भी आएगी, वैसे ये चीज यहाँ यहाँ दोनों में हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड में भी होगा, है ना भाई? तो जब ये सब हो जाएगा तो आप देखेंगे कि फिर अपन जब घटाएंगे तो y के गुणांक जो है वो पूरे के पूरे बराबर हो जाएंगे, यानी कि y में जो ऑपरेट हो रही है जो चीजें, वो ऊपर और नीचे वाले समीकरण में सेम टू सेम रहेंगे, तो घटाने से पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कौन? तो x वाली चीज बचेगी। अब देखो x वाली चीज ये है और ये अलग से और ऑपरेट हो रही है, तो क्या होगा बताओ? d+1 तो है ही पहले से, साथ में वो भी आ रहा है, d² माइनस d+1 भी आ रहा है। फिर नीचे देखो आप d-1 और d² प्लस d+1, यानी ये तो आ ही रहा है, ये पहले से है, और ऐसे ब्रैकेट लगा करके मैं लिखता हूं x मैंने कॉमन निकाल दिया, ये चीज कट गई है। और उस पर देखो राइट साइड में, देखो राइट साइड में पहले क्या होगा? ये इस पे ऑपरेट होगा, कौन? d² माइनस d+1 t की घात t में ऑपरेट होगा। फिर नीचे d-1 जो होगा वो t² पे ऑपरेट होगा। ठीक है, देखो ये d-1 तो पूरे में ऑपरेट होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑपरेट होगा और राइट हैंड साइड में भी ऑपरेट होगा, तो t² पर भी ऑपरेट होगा, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। चलिए अब इतने को सॉल्व करने से क्या आएगा? तब गौर से देखो, ये तो यही है भगवान, देखो ये तो यही है, इसी को सॉल्व करने से ये आया है। तो 2, तो कुल मिलाकर के ये पूरा पूरा हो जाएगा 2x बराबर। अच्छा, अब बारी बारी से ऑपरेट, d² मतलब 2 बार अवकलन, तो 2 बार अवकलन करोगे e की घात t का, तो e की घात t का एक बार अवकलन करेंगे तो e की घात t, फिर से एक बार अवकलन तो e की घात t, तो e की घात t आ गया। फिर माइनस है तो माइनस लगाए। अब d यहाँ पे e की घात t में d को ऑपरेट करेंगे, यानी एक बार अवकलन करेंगे तो e की घात t आएगा। फिर 1 इंटू e की घात t यानी e की घात t, तो देखो जब 1 आया तो मैंने इंटू बोला, 1 इंटू e की घात t यानी e की घात t, लेकिन जब मैं इनको बोल रहा था मैं बोल रहा था d² को आप ऑपरेट करो e की घात t में, तो इतना, d को आप ऑपरेट करो e की घात t में, तो इतना, इस तरीके से। d है तो ऑपरेट करो आप t² में, तो 2t हो जाएगा, अवकलन t² का 2t हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू t², तो t², ये यहां से कटेगा, तो x का मान क्या मिलेगा बताओ? देखो ये e की घात t माइनस 2t प्लस t² बचा है, और ये 2 बटे में आ जाएगा 1/2, ये x का मान आ गया। अब y का मान निकालने का काम आपका। ठीक है दोस्तों, कैसे निकालना है आप खुद चेक कर सकते हैं, खुद आप आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ y को एलिमिनेट किया ना भाई, आप खुद सोचो अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहूं तो किस तरह से कर पाऊंगा, ये आप सोच लो। या तो आप चाहो तो x का मान किसी समीकरण में रख करके y का मान निकाल सकते हो, या तो आप चाहो तो कि सर हमको y का मान निकालना है ना, तो सर x को एलिमिनेट कर देते हैं, तो आप वो तरीका भी अपना सकते हो। तो y का मान निकालने के लिए आप x को एलिमिनेट कर दो,
एक्स को एलिमिनेट कैसे करना है वो दिमाग आपको लगाना है। यहाँ d+1 है, यहाँ d² + d+1 है, तो इस चीज को उस इक्वेशन में ऑपरेट कर दो और वो वाली चीज को यानी d+1 को इस इक्वेशन में ऑपरेट कर दो। तो उससे क्या होगा, x के गुणांक दोनों में बराबर हो जाएंगे, घटाने पर कट जाएंगे और फिर बचेगा वहां y, और इसी तरीके की आप क्रिया वहां पे अपनाइए, आपको वहां पे y की वैल्यू भी मिल जाएगी। फिर x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों मिलकर के इस दिए हुए साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अभिष्ट सॉल्यूशन यानी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। और एक खास बात देखो, आपने जो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकाला है, यहाँ पे देख लीजिए आपको एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा है। देख लो, नजर आ रहा है क्या? देखो यहीं पर भी C1 C2 या ए बी कैसे नामो निशान नहीं है, और होगा भी क्यों? जब अपन ने इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो वहां पे उस पॉलिनोमियल में यानी डी की जो अधिकतम घात है, पॉलिनोमियल की डिग्री, वो अपने को 0 मिली, क्योंकि यहाँ पे तो डी है ही नहीं, तो 0 डिग्री वाला अपने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट अपने को नहीं मिला। देखो ऐसे ही जब आप y की वैल्यू भी निकालोगे ना, तो उसमें भी एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज मैं आपको इस नोट्स के माध्यम से बतलाना चाहता था, इसलिए मैंने इस सवाल को चुना आप लोग को समझाने के लिए। और ये वाला सवाल तो बहुत ही सरल है, तो ऐसे ही आप बाकी सवालों की भी प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। कहीं पर भी डाउट आएगा तो जरूर पूछिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डिफरेंशिएशन मेथड। बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के सभी टॉपिक्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में देखिए, अनेक सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपके कमेंट्स से हमें हमें खुशी मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है और हम आगे के वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। थैंक यू सो मच।